बिमला जी के दो बेटे सुजीत और अमित हैं। सुजीत की पत्नी दिव्या और अमित की पत्नी सौम्या है। दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। दिव्या का मायका मध्यम वर्गीय है और वहीं सौम्या का मायका काफ़ी अमीर है। सौम्या को इस बात का बहुत घमंड है। बिमला जी और उनके पति दोनों बहुओं को समान मानते हैं। सुजीत के ससुराल ठीक ठाक हैं और अमित उसके ससुराल काफ़ी अमीर है। सौम्या की शादी में उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया है और एक बड़ी सी गाड़ी भी दी है, जिसका सौम्या को बहुत घमंड रहता है। हर समय अपने आप में ही रहने की कोशिश करती है, चाहती है कि घर के सब लोग उसके आगे पीछे ही घूमें, उसकी चापलूसी करें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दिव्या एक स्कूल में टीचर है जो नियमित रूप से सुबह का नाश्ता बनाकर जाती है, अपना लंच बॉक्स लेकर जाती है और सुजीत का लंच बॉक्स तैयार करके जाती है और बाकी काम सासू माँ खुद देखती हैं और सौम्या को भी घर के काम में लगा कर रखती हैं। और सौम्या इस बात से चिढ़ जाती है और कभी सास से कह भी देती है कि मैं तो इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, फिर भी मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। अमित का ज़्यादा काम सौम्या को करना पड़ता है, लेकिन वह थोड़ी सी कामचोरी करने की भी कोशिश करती है और अमित से बोल देती है कि माँ से कहो कि एक काम वाली और रख ले, मुझसे काम नहीं होता। तो अमित बोल देता है कि इस बारे में माँ से बात करो। तो वह माँ से कहती है तो वे साफ साफ कह देती हैं कि घर की साफ बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वालियाँ लगा रखी हैं और कपड़े इस्त्री करने के लिए भी नौकर है ना, तो बाकी कौन सा काम रह जाता है। खाना बनाने का काम, उस काम के लिए भी नौकर रख लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। दिव्या सुबह नाश्ते का सारा काम निपटा कर जाती है और लंच का ज़्यादा काम तो होता ही नहीं। दिव्या के आने पर चाय का समय हो जाता है तो चाय भी दिव्या बना लेती है। उसने कभी नहीं कहा कि वह थकी हुई आई है तो काम नहीं करेगी। तुम्हारे आने से पहले दिव्या और मैं मिलकर डिनर बना लेते थे, पर अब तो तुम भी आ गई हो तो हम 3 लोग हैं काम करने के लिए। हंसते खेलते खाना बन जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता और एक दूसरे की रेसिपी भी शेयर करेंगे तो खाने में वैरायटी भी आएगी और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो प्यार बढ़ेगा। सौम्या मन ही मन कुढ़ने लग गई थी कि वह घर के काम नहीं करना चाहती थी, पर उसको सभी लोग समझा दिया करते थे और सौम्या मन में सोचना शुरू हो गई कि कैसे अपनी बात मनवाए। अब वह चाय के समय अपने कमरे में चली जाती और जेठानी का इंतज़ार करती। जब दिव्या चाय बना लेती तो सौम्या को आवाज़ देती, तो सासू माँ को ये अच्छा नहीं लगता कि जेठानी चाय बनाए और देवरानी को आवाज़ दे। तो एक दिन सौम्या से कह दिया कि दिव्या जब थकी हुई घर आती है तो कम से कम चाय तुम बना लिया करो। तो उसने साफ साफ कह दिया कि भाभी के हाथ में जो स्वाद है वह मेरे हाथ की चाय में नहीं। सौम्या की शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे, उसने अपने मायके की अमीरी के रंग दिखाने शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर जब उसे दिव्या कुछ कहती तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कहकर अपनी जान छुड़ा लेती। आटा गूंदने को बोले तो कह देती कि अभी नेल पॉलिश लगाई है, ख़राब हो जाएगी। इसी तरह काम से बचने के लिए बहाने बनाने लगी। बिमला जी सब समझती थी, पर सौम्या ने भी सोच लिया था कि या तो वह घर में कुक रखें या उसकी रसोई अलग कर दें। तो वह अपनी कोई कीमती चीज़ इधर उधर रख देती, फिर दिव्या से पूछती कि वह चीज़ देखी है क्या। एक बार वह अपनी अंगूठी दिव्या के रूम में रख कर आ गई, जिसका दिव्या को पता नहीं था। लेकिन जब सौम्या ने दिव्या से अंगूठी के बारे में पूछा तो दिव्या ने मना कर दिया। तो उसने पूरे परिवार को बुलाकर उसके कमरे की तलाशी लेने की बात कही। तो पूरे परिवार ने सौम्या का विरोध किया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ गई और कमरे की तलाशी ली तो अंगूठी मिल गई। सौम्या ने शोर मचा दिया कि मेरी 2.5 लाख की अंगूठी देखकर लालच आ गया होगा। तो उसके सास ससुर ने पूरे परिवार को बिठाकर फैसला किया कि इस तरह की बात घर में दोबारा ना हो, क्योंकि वे अपनी बड़ी बहू को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और इन बातों से बचने के लिए उन्होंने अमित से अलग रहने को कह दिया। उसी गली में एक और मकान था उनका,
तो उन्होंने अमित को दूसरे घर में शिफ्ट हो जाने के लिए कहा। अमित के बहुत मना करने पर भी उसके माता पिता नहीं माने और उन्हें शिफ्ट करवा दिया। चाहती तो सौम्या यही थी, लेकिन उसने अलग होने का ठीकरा दिव्या के सिर पर फोड़ा। अभी भी वह दिव्या को ही नीचा दिखाना चाहती थी। जब देखा कि अंगूठी की चोरी की बात घर में कोई नहीं माना, तो अब फिर से नए सिरे से सोचने लगी थी। अलग होने के बाद भी वह दूसरे तीसरे दिन घर पर आ जाती और कोई ना कोई चीज़ वहीं पर छोड़ जाती, जिसका दिव्या भी पूरा ध्यान रखती थी। और वह चीज़ उठाकर अपने देवर अमित को बुलाकर उसके सामने सौम्या के हाथ में देती। और सौम्या उस समय तो शर्मिंदा होती थी, लेकिन बाज नहीं आती। एक बार सौम्या घर आई और अपना पर्स छोड़कर चली गई। और बाद में बिमला जी ने देखा और सौम्या को फ़ोन किया कि वह अपना पर्स छोड़ गई है। तो सौम्या दौड़ती हुई आई और अपना पर्स टटोलने लगी और शोर मचा दिया कि इसमें 50,000 रुपये थे, वे कहाँ गए। सासू माँ बोली, बेटा तुम्हारे पर्स को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, कोई नहीं जानता कि उसमें क्या था। वह कहाँ मानने वाली थी। उसने अपने मायके में भी फ़ोन करके बता दिया और पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया कि उसकी जेठानी ने उसके पर्स में से 50,000 रुपये निकाल लिए और मैं वसूल करके रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। मेरी जेठानी मुझसे जलती है। 2 महीने में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी चीज़ें चुरा कर रख लेती है और बाद में वापस कर देती है। आज तो पैसे चुरा लिए जिसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब तो दिव्या को भी गुस्सा आने लगा कि उसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया है मैंने कि वह मोहल्ले में बदनाम करने चली है। घर में मीटिंग हुई, अमित और सौम्या भी बैठ गए। बस उसने अपने रुपयों की रट लगा ली कि वह अपने पैसे लेकर रहेगी। सुजीत ने 50,000 रुपये निकाल कर दिए तो उसने नहीं लिए, ससुर जी ने दिए तो नहीं लिए, बोली कि मैं जेठानी के हाथ से ही लूँगी। लेकिन इस बार दिव्या तैयार नहीं हुई। सब ने दिव्या को समझाया कि सौम्या को पैसे दे दे और बात ख़त्म करे। दिव्या ने कुछ सोचा और सौम्या से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद से तुम इस घर में मेरे होते नहीं आओगी। सौम्या मान गई। सौम्या यही तो चाहती थी कि दिव्या अपने हाथ से पैसे देगी तो वह उसे चोर साबित करेगी। और सुजीत ने 50,000 रुपये दिव्या के हाथ में दिए और कहा कि अब वह सौम्या के हाथ में दे दे। तो दिव्या ने कहा, अभी रहने दो, पैसे मैं दे दूंगी और ऐसे नहीं। तो फिर कैसे साबित करें कि चोरी मैंने की है। सौम्या बोली कि किसी चीज़ की तो निशानी हो सकती है पर पैसे की नहीं, लेकिन मेरे पैसे तो चोरी हुए हैं। ठीक है सौम्या, मैं कहती हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, तुम कहती हो कि तुम्हारे पैसे चोरी हुए हैं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, तो फिर हम फैसला भगवान पर छोड़ते हैं और ये पैसे मैं तुम्हें मंदिर में जाकर दूंगी। मंजूर हो तो कल सुबह 8 बजे मंदिर में पहुंच जाना, वहीं जाकर पैसे दूंगी। सौम्या ने हाँ कह दी। सुबह 7 बजे थे। गली में बैंड बाजा बज रहा था और मोहल्ला इकट्ठा हो गया था कि क्या हो रहा है। सौम्या के मायके वाले भी आ गए थे। उधर से सौम्या और अमित भी निकल कर आ गए। अमित ने पूछा कि यह सब क्या है, बैंड बाजे वाले क्यों बुलाए हैं। तो दिव्या बोली, रुकिए देवर जी, पूरा मोहल्ला साथ चलेगा और तुम्हारे ससुराल वालों को भी बुलाया गया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 50,000 रुपये की चोरी का आरोप लगाया है मुझ पर और भगवान साक्षी हैं कि चोरी मैंने की है या मुझ पर झूठा आरोप है। जब बदनामी पूरे मोहल्ले में हुई है, तुम्हारे ससुराल में हुई है, तो फिर चुपचाप पैसे कैसे दे दूं। बैंड बाजे के साथ हम मंदिर जाएंगे, भगवान के चरणों में पैसे समर्पित करूंगी और माफ़ी मांगूंगी और सौम्या यह पैसे भगवान जी के चरणों पर से उठाएगी। यदि इसकी चोरी हुई है तो फिर न्याय भगवान ही करेंगे। अगर मैं चोर हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, अगर सौम्या ने झूठ बोला है तो इसे सज़ा मिले। जिसके कानों ने यह बात सुनी है कि मैं चोर हूँ, वे सब भगवान का न्याय भी देखेंगे। यह सुनकर मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी कि दिव्या ऐसा नहीं कर सकती। तो सौम्या के मायके वाले भी अपनी बेटी की बात से शर्मिंदा हुए और सौम्या ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया। लेकिन दिव्या अपनी बात पर अड़ गई कि उसे मंदिर जाना पड़ेगा।
वरना पूरे मोहल्ले के सामने माफ़ी मांगनी होगी, वह भी अपने घुटनों के बल बैठकर और उसके पैर पकड़कर। सौम्या ने अपने पति की तरफ देखा, उसने मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। अपने माता पिता की तरफ देखा तो उन्होंने भी सिर झुका लिया। अब सौम्या अकेली पड़ गई थी और उसने अपने सास ससुर और जेठ जी की ओर देखा तो वे सब दिव्या के पीछे खड़े हो गए। सौम्या के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जिस जेठानी को उसने नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने सब के सामने उसका जुलूस निकाल कर रख दिया था, ताकि दोबारा वह उसे परेशान न करे। दिव्या अपने दोनों हाथ अपनी कूहनियों पर टिकाकर खड़ी थी और सौम्या अपने दोनों हाथ जोड़कर दिव्या के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने दिव्या के पैरों पर झुकने की कोशिश की, दिव्या ने आगे बढ़कर उसे खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया और अब तक तुम समझ ही गई होगी कि भगवान का भी न्याय होता है, जिसका डर सभी को होता है। यूं ही पैसे की ताकत हर किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अभी भी कोई कसर है तो बता दो, वह भी दूर कर दूंगी। अपने मायके की अमीरी की धौंस मुझे तो मत दिखाना, कहकर वह अपने घर के भीतर चली गई और बाकी सब लोग भी सौम्या को गलत ठहराते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।